पंवार वंश में आपके कुल कितने राजा होते हैं? 60 राजा। ठीक है, पंवार वंश में कुल 60 राजा होते हैं। तो कल हमने स्टार्ट किया था कौन से राजा से? कनकपाल से। इस वंश का संस्थापक कौन होता है? कनकपाल। ठीक है, कनकपाल के बाद हमने पढ़ा था उनका बेटा होता है श्यामपाल। ठीक है, श्यामपाल के बाद हमने पढ़ा था कि 12वें नंबर का राजा होता है पृथ्वीपति पाल। ठीक है, पृथ्वीपाल जिनके शासनकाल में पूरे भारत में मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन अगर ऐसे बने कि मोहम्मद गजनबी ने भारत पर जब आक्रमण किया था उस समय पंवार वंश का कौन सा राजा था? पृथ्वीपाल। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था सोनपाल के बारे में। उससे पहले हमने आनंदपाल के बारे में पढ़ा था कि जब अशोक चल ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया, नेपाल का शासक था अशोक चल, तो उस समय पंवार वंश का राजा कौन था? आनंदपाल। उसके बाद हमने सोनपाल के बारे में पढ़ा था, 24वें नंबर का राजा सोनपाल। ठीक है, जिसने अपनी राजधानी कुछ टाइम के लिए बिलंग घाटी यानी कि टिहरी में ले जाई थी। उसके बाद हमने पढ़ा था लखन देव या लखन पाल के बारे में, जिन्होंने सबसे पहले अपने नाम की मुद्रा छापी, यानी कि 100 मुद्रा छापने वाला पंवार वंश का पहला राजा होता है कौन? लखन पाल। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था अनंतपाल द्वितीय के बारे में। धारसील अभिलेख मिला है हमें अनंतपाल द्वितीय का, धारसील अभिलेख। तो ध्यान रखना किस राजा का हमारे पास धारसील अभिलेख मिलता है? अनंतपाल द्वितीय का। उसके बाद हमने 34वें नंबर का राजा पढ़ा था जगतपाल। ठीक है, जिसका हमारे पास भूमिदान का एक अभिलेख मिलता है देवप्रयाग के रघुनाथ घाट मंदिर से, जिसमें एक ताम्रपत्र भी है, उसमें उन्हें क्या कहा गया है? रजवाड़ शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि आगे जो राजा आएंगे भाई, एक जीतपाल आएगा, जीतपाल के बाद जो अजयपाल होता है उसके पिता का नाम क्या होता है? आनंदपाल। ठीक है, तो आनंदपाल द्वितीय का बेटा होता है अजयपाल। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे आज अजयपाल से। ठीक है, अजयपाल जो राजा है वो आपका बनता है 1490 में, कहानी समझ लेना पहले, और 1519 तक ये राजा रहता है भाई। ठीक है, पंवार वंश का कौन से नंबर का राजा होगा आपका अजयपाल? तो ये हो जाएगा आपका 37वें नंबर का राजा। देखो, पंवार वंश का संस्थापक है कनकपाल, लेकिन अगर आपसे पूछे कि पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछे तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा? अजयपाल हो जाएगा। किसे पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो अजयपाल को कहा जाता है। संस्थापक कौन है पंवार वंश का? कनकपाल है, जो हमने कल पढ़ा था। लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछे तो कौन है वास्तविक संस्थापक? अजयपाल हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ यहां पे समझ लेना कि जब भी हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ेंगे, वो चाहे चंद वंश हो या पंवार वंश हो, उसके साथ साथ हमें भारत में क्या चल रहा है अभी इस टाइम वो भी लेके चलना है, कुमाऊं में क्या चल रहा है अभी इस टाइम वो भी लेके चलना है। तो इसके समकालीन राजा, ठीक है, इसके समकालीन राजा अभी देखें तो समकालीन राजा का मतलब है भारत में अभी राजा कौन होगा? तो इस समय सिकंदर लोधी यानी कि लोधी वंश चल रहा है। ठीक है, सिकंदर लोधी इस समय भारत का राजा है, यानी कि लोधी वंश का राजा है, दिल्ली में राज कर रहा है। तो लोधी वंश अभी भारत में चल रहा है, तो उनका अभी इस समय राजा कौन होगा? सिकंदर लोधी। दूसरा ध्यान रखना कि चंद वंश का राजा अभी होगा कुमाऊं में, चंद वंश का राजा कीर्तिचंद। तो ध्यान रखना इसके समकालीन राजा कौन कौन है अभी भारत में और कुमाऊं में? कुमाऊं में तो कीर्तिचंद है चंद वंश का राजा, और भारत में अभी सिकंदर लोधी है यानी कि लोधी वंश का राजा है। ठीक है, अब यहां पे कहानी समझो, अब कहानी आएगी जो भी है, सारे पॉइंट मैं बाद में लिखा दूंगा आपको। ठीक है, अब देखो अजयपाल अभी सिर्फ एक गढ़ का राजा है भाई। अभी गढ़वाल में 52 गढ़ है टोटल। ठीक है, उन 52 गढ़ों में अजयपाल अभी चांदपुर गढ़ का राजा है, संपूर्ण 52 गढ़ का या गढ़वाल का राजा नहीं है अभी। ठीक है, अब क्या करेगा अजयपाल? वो राजा है जो 52 गढ़ों को जीतने का सपना देखता है। ठीक है, 52 गढ़ों को मैं कैसे जीतूं, कैसे मैं एक गढ़वाल को जीतूं, पूरा गढ़वाल बनाऊं, ठीक है, और वहां पर राज करूं, ये सारा सपना कौन देखता है? अजयपाल। ठीक है, अब क्या होता है कि अजयपाल तो 52 गढ़ों को जीतने का सपना देखता है, लेकिन इसी टाइम आक्रमण हो जाता है, कहां से? कुमाऊं से आक्रमण हो जाता है। और कुमाऊं में इस समय राजा कौन है? मैंने बताया कौन है अभी कुमाऊं में राजा? कीर्तिचंद है। तो इस समय कुमाऊं से आक्रमण हो जाता है कीर्तिचंद का गढ़वाल पर। ठीक है, और गढ़वाल की अभी जो गढ़वाल का जो राजा है इस समय यानी कि चांदपुरगढ़ का राजा है अजयपाल। तो उस पर आक्रमण कौन करता है? आपका कीर्तिचंद आक्रमण कर देता है, और अजयपाल इस युद्ध में हार जाता है भाई। अजयपाल अपना जीवन का पहला ही युद्ध हार जाता है। जो पूरे गढ़वाल को जीतने का सपना देख रहा है वो अपने जीवन का पहला ही युद्ध हार जाता है। ठीक है, अभी आप खुद ही सोचो भाई, मान लीजिए कोई इंसान है, वो सपना देख रहा है क्या कि मैं बनूंगा आईएएस, ठीक है, और ग्रुप डी का पेपर में ही वो फेल हो गया है, तो देखो कितना बड़ा दुख होगा। तो अजयपाल को इतना बड़ा दुख हुआ कि वो अपने जीवन का पहला युद्ध हार गया। जीतना चाहता है 52 गढ़ों को और अपने जीवन का पहला युद्ध हार जाता है अजयपाल।
इसके बाद क्या होता है, अजयपाल इतना डिप्रेशन में चले जाता है और 1 साल के लिए चले जाता है अपने गांव। गांव यानी कि एक गुफा होती है, वहां पर पुनवा खाल उसका गांव पड़ता है, पुनवा खाल, पुनवा खाल नामक जगह है, वहां पर एक गुफा होती है। उस गुफा के अंदर पूरा 1 साल तक तपस्या करता है, 1 वर्ष तक। इतना परेशान हो जाता है वो अपने जीवन का, जब पहला युद्ध हार जाता है तो पूरे 1 साल तक तपस्या करने कहां चले जाता है, पुनवा खाल। और पूरे 1 साल तक तपस्या करता है कौन, अजयपाल। कहानी आती है कि अजयपाल जब तपस्या करता है तो उन्हें 1 साल बाद भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं, ऐसी कहानी आती है। और भगवान भोलेनाथ के जब दर्शन होते हैं तो कहानी आती है कि भगवान भोलेनाथ अजयपाल को कि अपने कंधे पे उठाता है और ऊपर ऊपर ले जाते और भगवान भोलेनाथ बोलता है कि जहां तक तुम्हारी नजर गई है वो सारा राज्य तुम्हारा की, वरदान मिलता है ऐसे। ठीक है, तो ऐसी भी कहानी थी कि अजयपाल, कुछ इतिहासकार ऐसे लिखते हैं कि अजयपाल की नजर तो सहारनपुर तक गई, सहारनपुर तक, है ना, तो सहारनपुर तक नजर गई। तो ऐसा इतना तो है नहीं, लेकिन कुछ क्षेत्र जो पूरा गढ़वाल कुमाऊं का क्षेत्र है यहाँ तक तो नजर गई होगी उनकी, क्योंकि जब ऊपर ऊपर जाते जाते, ठीक है, तो एक समय ऐसा आ गया था कि अजयपाल बीच में डर गया, कि जब ऊपर ऊपर ले जा रहे थे तो एक समय ऐसा है कि वो डर गया। तब भगवान भोलेनाथ ने उन्हें नीचे उतारा और कहा कि जहां तक तुम्हारी नजर गई वो सारा राज्य तुम्हारा, ऐसे वरदान, ऐसी कहानी आती है। जो भी है सच है या झूठ है, लेकिन कहानी ऐसी आती है। इसके बाद जब अजयपाल को ये वरदान मिलता है तो जब भी किसी को भगवान के दर्शन होंगे, ठीक है, और वरदान मिलेगा तो वो शक्तिशाली बन के आएगा। और ठीक है, तो यहां पर जैसे ही कीर्तिचंद ने पहले आक्रमण किया था, देखो कीर्तिचंद ने आक्रमण किया था गढ़वाल पर 1490 में, 1490-91 में आक्रमण किया था। ठीक है, उसके बाद वो 1 साल तक कहां तपस्या करने चले जाता है, अपने गांव पुनवा खाल में, गुफा के अंदर तपस्या करता है कौन, अजयपाल। उन्हें भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं, ठीक है, और उन्हें वरदान मिलता है। इसके बाद और बलवान होके अजयपाल आएगा। अब जितने भी युद्ध करेगा अजयपाल, एक भी नहीं हारेगा। ठीक है, इसके बाद जब उन्हें दर्शन होते हैं तो वो एक भी युद्ध नहीं हारेगा, युद्ध करेगा, एक भी युद्ध नहीं हारेगा। इसी बीच क्या होता है कि 1492 में अजयपाल आक्रमण करता है कुमाऊं पर। किस पर, राजा कीर्तिशाह पर, कीर्तिचंद पर, राजा कीर्तिचंद पर 1492 में आक्रमण करता है और कीर्तिचंद को पराजित करता है। तो यहां पर 2 क्वेश्चन याद रखना कि कुमाऊं का वो पहला राजा, कुमाऊं का चंद वंश का वो पहला राजा जिसने सबसे पहले गढ़वाल पर आक्रमण किया, तो कौन है चंद वंश का पहला राजा, कीर्तिचंद। इससे पहले चंद वंश के किसी भी राजा ने गढ़वाल पर आक्रमण नहीं किया था। पहला चंद राजा कौन है, कीर्तिचंद, जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया। और वैसे ही दूसरा ध्यान रखना क्वेश्चन कि ऐसा पंवार वंश का या गढ़वाल का पहला राजा बताओ जिसने कुमाऊं पर आक्रमण किया। तो आंसर क्या हो जाएगा फिर, अजयपाल, क्योंकि अजयपाल भी आक्रमण करता है कब, 1492 में। देखो 1490-91 में कौन आक्रमण करता है, कीर्तिचंद। तो पहला राजा चंद्रवंश का कीर्तिचंद है जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया। और फिर 1492 में अजयपाल फिर कुमाऊं पर आक्रमण करता है, ठीक है, और अजयपाल उस युद्ध को जीत जाता है। तो पंवार वंश का पहला राजा बताओ जिसने कुमाऊं पर आक्रमण किया, कौन होता है, अजयपाल। ठीक है, तो ध्यान रखना ये दोनों क्वेश्चन। दूसरी चीज यहां पर एक और ध्यान रखना, इसी बीच में जब ये सारी चीजें घटना चल रही थी तो एक कत्यूरी राजा होता है, केंतुरा राजा बोलते हैं उसे, केंतुरा राजा। केंतुरा राजा नामक एक कत्यूरी राजा होता है, छोटा सा, ठीक है, और ये क्या करता है, चुपके से गढ़वाल पर आक्रमण कर देता है। अजयपाल को पता ही नहीं चलता है, चुपके से गढ़वाल पर आक्रमण कर देता है। क्योंकि अजयपाल को पता नहीं चलता है तो ये गढ़वाल पर आक्रमण करता है। केंतुरा राजा कत्यूरी राजा होता है और गढ़वाल से सोने का सिंहासन यानी कि स्वर्ण सिंहासन चुरा कर ले जाता है। तो इसी सिंहासन के लिए तो लड़ते रहते हैं पंवार वंश के लोग, यही तो है मेन सिंहासन, इसी के लिए लड़ते रहते हैं पंवार वंश के लोग। केंतुरा राजा इसी बीच में क्या करता है, चुपके से आक्रमण करता है, अजयपाल का सोने का सिंहासन चुरा के ले जाता है। अजयपाल को जब ये बात पता चलती है तो अजयपाल केंतुरा राजा पर आक्रमण करता है और उससे अपना सोने का सिंहासन वापस ले आता है। तो ध्यान रखना यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैंने क्या बताया, पहला क्वेश्चन ध्यान रखना कि गढ़वाल का वो पहला राजा कौन है जिसने कुमाऊं पर आक्रमण किया, कौन था वो राजा, अजयपाल। दूसरा ध्यान रखना कि अजयपाल क्या है, किस कत्यूरी शासक को पराजित किया था अजयपाल ने, केंतुरा राजा को। किस कत्यूरी शासक ने अजयपाल का सोने का सिंहासन चुरा कर ले गया, कौन था वो, केंतुरा राजा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि अब अजयपाल 52 गढ़ों को जीतेगा भाई, धीरे धीरे 52 गढ़ों को जीतेगा कौन, अजयपाल। अब यहाँ पे कहानी समझना, और क्योंकि अब वो एक भी युद्ध नहीं हारेगा। कुछ युद्ध तो अजयपाल, कुछ आक्रमण तो अजयपाल युद्ध करके जीतेगा भाई। अब यहाँ पे समझना, मान लीजिए ये गढ़वाल का क्षेत्र है भाई पूरा, ठीक है, कहानी समझ लेना पहले। ये गढ़वाल है, ये पूरा गढ़वाल है, ये इसे बोलते हैं हम उत्तरी गढ़वाल, उत्तरी गढ़वाल, ठीक, और इसे बोलते हैं हम दक्षिणी गढ़वाल। गढ़वाल को मैंने 2 भागों में बांट लिया, उत्तरी गढ़वाल और दक्षिणी गढ़वाल। दक्षिणी गढ़वाल में जो सबसे शक्तिशाली जाति रहती थी वो थी आपकी असवाल जाति, असवाल जाति दक्षिणी गढ़वाल में रहती थी भाई, असवाल जाति।
ठीक है, अभी अजय पाल ने संपूर्ण गढ़वाल को नहीं जीता है, अब धीरे धीरे कैसे जीतेगा वो संपूर्ण गढ़वाल को, वो कहानी बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, यहां पर जो एक गढ़ होता है यहां पर, ठीक है, ये है आपका कंडारागढ़। कंडारागढ़, देखो 52 गढ़ों के बारे में तो नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन 2-3 गढ़ आपको ध्यान रखना। कंडारागढ़ होता है, आपको पता है कंडारा अभिलेख हमें कहां से मिला है? कंडारा अभिलेख रुद्रप्रयाग से, बताया था। तो कंडारागढ़ गढ़ कहां होगा? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग में होता है ये गढ़। और यहाँ का एक राजा होता है इस समय इस गढ़ का, नरवीर सिंह गुसाई। नरवीर सिंह गुसाई, नरवीर सिंह गुसाई, ठीक है, यहाँ का राजा होता है। ठीक, इसके अलावा एक गढ़ और ध्यान रखना आपको, कोलीगढ़ होता है, कोलीगढ़। ठीक है, उत्तरी गढ़वाल में पड़ता है कोलीगढ़। कोलीगढ़, यहाँ का राजा होता है आपका झगड़ सिंह। झगड़ सिंह, अब इन दोनों के बारे में थोड़ा ध्यान रखना भाई। देखो, जैसे ही अजय पाल ने कीर्तिचंद को पराजित किया, ठीक है, चंद्रवंश का राजा, जैसे ही अजय पाल ने आपका केंतुरा राजा को पराजित किया, इसके बाद अब अजय पाल 1497 से लेकर गढ़वाल का एकीकरण अब करना शुरू करेगा। एकीकरण का मतलब क्या समझ रहे हो आप? एकीकरण का मतलब होता है गढ़वाल को एक करना, सभी गढ़ों को, राजाओं को पराजित करके एक गढ़वाल बनाना। तो कब से स्टार्ट करता है वो? 1497 से अब गढ़वाल का एकीकरण करना स्टार्ट करेगा। उत्तरी गढ़वाल में कोलीगढ़ में कौन था इस समय? कोलीगढ़ में इस समय राजा था आपका झगड़ सिंह, चमोली में पड़ता है कोलीगढ़। ठीक है, यहां पर आक्रमण करता है अजय पाल, इसको पराजित करता है। दूसरा, इसी समय नरवीर सिंह गुसाई जो कि कंडारागढ़ का राजा होता है, इस पे भी आक्रमण करता है, यहाँ के गढ़ को भी जीत लेता है। ठीक है, ऐसे करके धीरे धीरे अजय पाल 52 गढ़ों को जीतेगा। लेकिन ध्यान रखना, सभी गढ़ अजय पाल युद्ध से नहीं जीतता है। ठीक है, किसी गढ़ के साथ वैवाहिक संबंध भी बनाएगा, वो शादी करेगा। ठीक है, और जब शादी होगी, रिश्तेदारी बनेगी, तो वहां पर आक्रमण तोड़ना होगा, वो खुद ही अजय पाल की तरफ चले जाएंगे। तो दक्षिणी गढ़वाल में जो असवाल जाति थी, ये बहुत खतरनाक जाति थी भाई, इनसे जीतना बहुत मुश्किल था। अजय पाल को भी लगता था भाई मैं इनसे नहीं जीत पाऊंगा, असवाल जाति से, दक्षिणी गढ़वाल में रहती थी। तो अजय पाल क्या करता है? असवाल जाति से क्या करता है अजय पाल? वैवाहिक संबंध बनाता है, वैवाहिक संबंध। ठीक है, कुछ गढ़ों को अजय पाल युद्ध से जीतता है, कुछ गढ़ों के साथ अजय पाल क्या बनाता है? वैवाहिक संबंध बनाता है। ठीक है, वैवाहिक संबंध होंगे, रिश्तेदारी होगी, तो वो खुद ही अजय पाल की तरफ हो जाएंगे, आक्रमण नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे करते करते अजय पाल संपूर्ण गढ़वाल को जीत लेता है। और जब संपूर्ण गढ़वाल यानी कि 52 गढ़ों को जीतता है अजय पाल, 52 गढ़ों को अपने साइड करता है, तो इसी बीच अजय पाल क्या करता है? एक भोज रखता है, भोज, दावत टाइप की भोज रखता है अजय पाल कि जितने भी भाई तुम 52 गढ़ों के राजा है, सब मेरे दरबार पे आ जाओ और मैं तुम्हारे लिए एक भोज देता हूं। ठीक है, तो जब ये सारी बात सारे गढ़ों में फैल जाती है कि सभी राजाओं को बुलाया है, तो उसमें से एक राजा होता है कप्पू चौहान। कप्पू चौहान नाम का एक राजा होता है। ठीक है, और वो होता है आपका उप्पूगढ़ का राजा। उप्पूगढ़ आपका टिहरी में पड़ता है। ठीक है, अब कहानी को समझ लेना, एक राजा होता है कप्पू चौहान। ठीक है, और ये कहां का राजा होता है? किस गढ़ का राजा होता है? उप्पूगढ़ का राजा। तो जब अजय पाल सभी 52 गढ़ों के राजाओं को बुलाता है कि मेरे दरबार आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक भोज देता हूं, एक दावत देता हूं, तो इसमें से एक राजा होता है कप्पू चौहान, उप्पूगढ़ का राजा। ये मना कर देता है जाने से। अब मना क्यों करता है भाई? इसने कहा भाई अजय पाल के दरबार में जाना क्या है भाई? एक तरह से उसके सामने सर झुकाना है। भाई एक राजा है, दावत रख रहा है, तो बाकी राजा क्या करेंगे भाई? सर तो झुकाएंगे। अजय पाल ये चाहता था कि सारे राजा मेरे दरबार में आए, भोज खाएं और मेरी आधीनता स्वीकार करें कि आज से गढ़वाल का सिर्फ एक ही राजा होगा। तो ये चाहता था अजय पाल। उसमें से कप्पू चौहान मना करता है कि मैं नहीं जाऊंगा अजय पाल के दरबार में, इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैं अजय पाल के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा। तो ये कौन बोलता है? कप्पू चौहान। अजय पाल क्या करता है? अजय पाल इसके सामने 2-3 बार लोगों को भेजता है, ब्राह्मणों को, जो अपने इनके ब्राह्मण होते हैं या बड़े बड़े सेनापति है, इनको समझाने के लिए, कप्पू चौहान को समझाने के लिए भेजता है बार बार कि भाई आ जाओ, ठीक है, ऐसा मत करो कहीं युद्ध ना करना पड़े। कप्पू चौहान सीधे बोलता है कि मैं नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाऊंगा। ठीक है, मैं पशुओं में शेर की तरह हूं, पक्षियों में गरुड़ की तरह हूं। ठीक है, ये बोलता है कौन? कप्पू चौहान। ये एक स्टेटमेंट देता है कप्पू चौहान कि भाई मैं तुम्हारे सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा, मैं तो पशुओं में शेर की तरह हूं और पक्षियों में गरुड़ की तरह हूं, इसलिए मैं तुम्हारी आधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। कप्पू चौहान सीधे अपना संदेश भेज देता है अजय पाल के पास। अब अजय पाल के पास भाई एक ही रास्ता है, आक्रमण, युद्ध करना है। ठीक है, तो अजय पाल फिर तैयार हो जाता है युद्ध करने के लिए, अपनी सेना तैयार करता है और कहां पर युद्ध करने के लिए भेजता है? उप्पूगढ़ पर। भाई सीधे जाओ, आक्रमण करो उप्पूगढ़ पर। सेना आती है, इधर से कप्पू चौहान भी तैयार है युद्ध करने के लिए, ऐसा नहीं वो भी नहीं डर। भाई कप्पू चौहान एक गढ़ का राजा है
और अजयपाल लगभग 50-51 गढ़ का राजा तो हो गया इस समय, ठीक है, क्योंकि सारे राजा चले जाते हैं उसके अंडर में, लेकिन एक राजा नहीं जाता है, तो कप्पू चौहान फिर भी नहीं डरता है। ठीक है, तो कप्पू चौहान यहाँ पर अब इनके बीच युद्ध होता है। कप्पू चौहान बहुत बहादुरी से लड़ता है भाई युद्ध, ठीक है, और जब बहुत बहादुरी से लड़ता है और अजयपाल की सेना को पराजित भी कर देता है। ऐसा नहीं कि देखो भाई 51 गढ़ों का राजा अजयपाल की सेना है और अकेले एक गढ़ का राजा है, ठीक है, और इसका सेनापति होता है भाई देबू नाम का एक सेनापति होता है, कप्पू चौहान का देबू नाम का एक सेनापति होता है, ये भी महान होता है सेनापति, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी क्या आती है कि जब ये युद्ध चल रहा था तो जो कप्पू चौहान की माता है, ऐसी कहानी आती है कि जो कप्पू चौहान की माता है वो देबू को पहले ही बोल देती है। देबू कौन होता है? सेनापति, किसका? कप्पू चौहान का। कि देबू को पहले ही बोल देती है कि अगर कप्पू चौहान हार जाता है तो हमें पहले आगाह कर देना, कि हमें संदेश भेज देना, ठीक है, कि हम फिर कुछ और करेंगे, है ना। तो देबू यहां पर जब युद्ध चल रहा था तो देबू संदेश भेजता है किसके पास? कप्पू चौहान की माता के पास। देखो कप्पू चौहान की जो माता है वो देबू को बोल देती है कि अगर कप्पू चौहान, क्योंकि कप्पू चौहान की माता को लगता है कि कप्पू चौहान हार ही जाएगा, वो तो एक ही गढ़ का राजा, अजयपाल इतने गढ़ का राजा है, महान शक्तिशाली राजा है, तो कप्पू चौहान की माता को पता था कि कप्पू चौहान हार जाएगा, कप्पू चौहान की सेना और कप्पू चौहान हार जाएगा, इसलिए वो अपने सेनापति यानी कि देबू को बोल देती है कि भाई अगर कप्पू चौहान हार जाएगा तो मुझे पहले ही बता देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, युद्ध चल रहा है, ठीक है। अब देबू को बीच में लगता है, एक तरह बीच में लगता है जब युद्ध चल रहा था कि कप्पू चौहान अब हारने वाला है, जबकि कप्पू चौहान हारता नहीं है, कप्पू चौहान अब हारने वाला है, सेना उसकी हारने वाली है। तो देबू सीधे चले जाता है कप्पू चौहान की माता के पास, कि देबू तो कप्पू चौहान की माता के पास बोलता है कि अब तो कप्पू चौहान की सेना हारने वाली है, कप्पू चौहान हारने वाला है। तो यहाँ पर क्या करती है, पूरी उप्पूगढ़ की जो महिलाएं होती है, ठीक है, उप्पूगढ़ की महिलाएं या जो आपकी कप्पू चौहान की माता होती है वो जौहर कर लेती है। जौहर समझते हो ना? जौहर समझते हो? आत्महत्या, जौहर आत्महत्या कर लेती है, ठीक है। कि जब कप्पू चौहान की मां को संदेश भेजा जाता है किसके द्वारा? देबू के द्वारा, कि भाई कप्पू चौहान अब हार गया है युद्ध में, उसकी सेना हार गई है। तो जो यहाँ की महिलाएं होती है भाई, उप्पूगढ़ की महिलाएं और कप्पू चौहान की माता, वो सभी महिलाएं या वो सभी जो उनकी माता होती है वो जौहर कर लेती है। शायद से पहला जौहर हमें गढ़वाल में इसी टाइम देखने को मिलता है, इससे पहले हमारे पास कोई कहानी नहीं आती है कि जौहर भी किया किसी महिला ने। अब जौहर क्यों किया भाई? जौहर इसलिए किया कि कप्पू चौहान की माता ने ये कहा था कि हम कभी भी अजयपाल के अधीन नहीं जाएंगे, हम कभी भी उनके अधीन ना तो समर्पण करेंगे ना उनकी अधीनता स्वीकार करेंगे, इसलिए सभी महिलाओं ने और उनकी माता ने यहाँ पर जौहर कर दिया। जबकि कहानी ये आती है कि कप्पू चौहान ने अजयपाल की सेना को पराजित कर दिया था, वो तो गलती से, इसको ये पता चलता है कि वो हार गया है, ये गलती से बोल देता है इसको, जबकि यहाँ पर कप्पू चौहान अजयपाल की सेना को पराजित करता है, हार जाती है अजयपाल की सेना। और जब कप्पू चौहान अजयपाल की सेना को पराजित करके वापस अपने उप्पूगढ़ जाता है तो उप्पूगढ़ देखता है वहां पर सारा उप्पूगढ़ जल चुका है, वहां की महिलाओं ने जौहर कर लिया, जितने सारे लोग थे सब मर चुके हैं, आग लगी है वहां पर उप्पूगढ़ में। तो इससे वो बहुत परेशान हो जाता है कप्पू चौहान, ठीक है, और वो वहीं पर, अब अकेले बच गया वो, कुछ लोग सेना होंगे, ठीक है। इसके बाद वो वहीं पर बैठ जाता है और इसके बाद फिर अजयपाल आता है दोबारे और कप्पू चौहान को बोलता है कि अब तो मेरी अधीनता स्वीकार करो, अब तो तुम्हारे पास ना गढ़ है ना तुम्हारी माता है, तुम्हारे सारे लोग यहाँ पर मर चुके हैं, तुम अकेले बचे हो। फिर भी कप्पू चौहान अधीनता स्वीकार नहीं करता है और अजयपाल फिर क्या करता है, अजयपाल उसका सर काट देता है। तो कहीं ना कहीं अजयपाल भी क्या था भाई, कप्पू चौहान की वीरता से बहुत प्रसन्न था, इतना प्रसन्न था कि अजयपाल ने इसके बाद युद्ध करना ही छोड़ दिया कि मैं किसी से युद्ध नहीं करूंगा। वो इतना प्रसन्न हो गया और उसे इतना बुरा लगा अजयपाल को कि पूरा उप्पूगढ़ जल गया, सभी महिलाओं ने जौहर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर अजयपाल क्या करता है, इसके बाद एक सन्यासी राजा मतलब धार्मिक राजा बन जाता है, इसके बाद मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा। अब इसके बाद अजयपाल क्या करेगा, धार्मिक राजा, बहुत धर्म कर्म के काम करेगा, ठीक है। इतना उन्हें बुरा लगता है इस युद्ध के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बिना पालतू में मर गए ना, जल गए, जौहर कर लिए, तो बिना पालतू में ये, ठीक है। तो यहाँ पर अजयपाल को बहुत बुरा लगता है और वो बन जाता है इसके बाद धार्मिक राजा। अब क्या करेगा, वो मंदिर निर्माण करेगा, बहुत सारी धार्मिक चीजें करेगा, ठीक है। और यहाँ पर उप्पूगढ़ का जो राजा था कप्पू चौहान, इसकी वीरता से अजयपाल बहुत प्रसन्न था और एक स्टेटमेंट और देता है अजयपाल, किसके लिए, कप्पू चौहान के लिए बोलता है अजयपाल, इसकी वीरता पर खुश होने के लिए कि तुम जीते हम हारे, ऐसे कुछ स्टेटमेंट होता है, वीर तुम जीते हम हारे, किसके लिए बोलता है अजयपाल, कप्पू चौहान के लिए, ठीक है। और अजयपाल वापस चले जाता है और अजयपाल अब क्या करेगा, धार्मिक राजा बन जाएगा। ऐसी ही घटना भारतीय इतिहास में पहले हो चुकी है, ठीक है। अशोक, ठीक है, अशोक के शासनकाल में घटना हुई थी और उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था अशोक ने, और उस कलिंग के युद्ध में बहुत सारे लोग, लाखों सैनिक लोग मरे थे।
और अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, अशोक का भी हृदय परिवर्तन हो गया। उस युद्ध के बाद अशोक ने भी कहा कि मैं कभी अब युद्ध नहीं करूंगा। अशोक ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं कभी अब युद्ध नहीं करूंगा। ऐसी घटना अजयपाल के शासनकाल में होती है। अजयपाल भी ये बोलता है कि मैं अब इसके बाद कभी युद्ध नहीं करूंगा। इसलिए अजयपाल को क्या बोला जाता है? गढ़वाल का अशोक। अगर आपसे पूछे गढ़वाल का अशोक कौन है भाई, गढ़वाल का अशोक कौन है? अजयपाल। क्यों बोलते हैं गढ़वाल का अशोक? क्योंकि ऐसी घटना पहले अशोक के साथ हो रखी है, वही घटना आपकी अजयपाल के साथ होती है। तो ऐसे करके भाई अजयपाल संपूर्ण गढ़वाल को एक करता है, गढ़वाल को जीत लेता है। अंतिम युद्ध अगर गढ़वाल का पूछे, अजयपाल का पूछे, अंतिम युद्ध कौन सा था भाई? उप्पूगढ़ का युद्ध। ठीक है, वहां का राजा कौन था? कप्पू चौहान। अंतिम युद्ध ये था अजयपाल का। और इसके बाद अजयपाल 52 गढ़ों को जीतकर गढ़वाल का एकीकरण करता है। और अजयपाल को कहा जाता है क्या इसके बाद? गढ़पति। गढ़ों को जीतने वाला गढ़पति। पातीराम एक इतिहासकार है, पातीराम, उन्होंने इन्हें गढ़पति की संज्ञा दी। संपूर्ण गढ़ों को जीतने वाला गढ़पति कौन है? अजयपाल। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर, ये कहानी अजयपाल के बारे में। ठीक, इसके बाद जो अजयपाल के कार्य हैं, क्या क्या कार्य कराता है, क्या क्या चीजें, इनका प्रशासन देखेंगे हम। अजयपाल का प्रशासन अलग पढ़ना है आपको, बाकी पूरे गढ़वाल का प्रशासन अलग। तो अजयपाल का प्रशासन, जो जो कार्य किया अजयपाल ने, वो सारी चीजें हम यहाँ पर इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अजयपाल के कार्य देखना। अब अजयपाल के कार्य कौन कौन से कार्य करता है भाई? जैसे ही वो अपना युद्ध, अंतिम युद्ध लड़ता है, उप्पूगढ़ का युद्ध, उसके बाद अजयपाल एक धार्मिक राजा बन जाता है, बहुत सारे कार्य कराता है और युद्ध से हमेशा के लिए संन्यास ले लेता है। इसके बाद अजयपाल के कार्य देखो, सबसे पहले ये क्या करता है? अपनी राजधानी बदलता है भाई। 1512 में अजयपाल क्या करता है? अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ी से कहां लेके आता है भाई? चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ लेके आता है, देवलगढ़। ठीक है, देवलगढ़ लिखते भी रहना साथ साथ में, देवलगढ़। और देवलगढ़ कहां पड़ता है? पौड़ी में। ठीक है, देवलगढ़ पौड़ी में। पहला काम क्या करता है ये? अपनी राजधानी चेंज करता है। चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ लाता है राजधानी कौन? अजयपाल। ठीक है, उसके बाद 1517 में फिर राजधानी चेंज करता है। अब देवलगढ़ से राजधानी कहां लेके आता है? श्रीनगर। तो ये पंवार वंश की राजधानी का क्रम है भाई, श्रीनगर, देवलगढ़ और पहले कहां थी राजधानी? चांदपुर गढ़ी। तो 1512 में राजधानी, देखो राजधानी कौन बनाता है? चांदपुर गढ़ी को कनकपाल। तो कनकपाल से लेकर और अजयपाल तक राजधानी कहां पर रहती है? चांदपुर गढ़ी तक। अजयपाल चेंज करेगा राजधानी 1512 में। राजधानी कहां से कहां ले जाएगा भाई? देवलगढ़ पौड़ी में। और फिर वहां से भी चेंज करता है 1517 में। ध्यान रखना ये राजधानी कि अजयपाल ने देवलगढ़ कब राजधानी लेके आया? 1512। श्रीनगर कब राजधानी लेके आता है? 1517। और जब तक गोरखा नहीं आते हैं तब तक राजधानी कहां पर रहती है? श्रीनगर में रहती है राजधानी। ठीक है, यानी कि ये इनका अंतिम राजधानी है। मतलब यहां से अब राजधानी, जब तक पूरा पंवार वंश चलेगा, गोरखा नहीं आते हैं। गोरखा जब आएंगे तब तक राजधानी कहां रहती है? श्रीनगर। गोरखा गढ़वाल पर क्या करेंगे? कब्जा करेंगे। फिर ब्रिटिश आएंगे, फिर ब्रिटिश के बाद इनकी राजधानी चेंज होगी। फिर टिहरी रियासत चलती है और टिहरी में बनेगी राजधानी। लेकिन अब यही है इनकी राजधानी जब तक गोरखा नहीं आते। ठीक है, तो पहला कार्य ये याद रखना भाई कि राजधानी चेंज करता है अजयपाल। ठीक है, चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़, देवलगढ़ से श्रीनगर। और जब राजधानी चेंज करता है, देवलगढ़ लाता है राजधानी। तो देवलगढ़ में ठीक है, एक मंदिर भी का निर्माण करता है भाई, राज राजेश्वरी मंदिर। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर, राज राजेश्वरी मंदिर, क्वेश्चन पूछा भी गया ये। राज राजेश्वरी मंदिर जो इनकी कुल देवी होती थी, पंवार वंश की कुल देवी राज राजेश्वरी देवी। तो देवलगढ़ जैसे ही राजधानी लाता है कौन? अजयपाल। तो यहां पर एक मंदिर का निर्माण करता है, राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण। साथ में यहां पर सत्यनाथ गुफा का भी निर्माण करता है, सत्यनाथ गुफा। ठीक है, सत्यनाथ गुफा भी देवलगढ़ में बनाता है कौन? अजयपाल। ठीक है, और एक मंदिर है उसको भी आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, और उस मंदिर का नाम है गोरजा देवी मंदिर। ठीक है, ये तीन चीजें ध्यान रखना, गोरजा देवी मंदिर, गोरजा देवी मंदिर। तो इस पॉइंट को लिख लो पहले कि लिखना पॉइंट, देवलगढ़ में अजयपाल ने राज राजेश्वरी मंदिर, सत्यनाथ गुफा व गोरजा देवी मंदिर का निर्माण कराया, गोरजा देवी मंदिर का निर्माण कराया, गोरजा देवी मंदिर का निर्माण कराया, गोरजा देवी मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, चलो दूसरा लिखना, दूसरा पॉइंट, अजयपाल ने सर्वप्रथम गढ़वाल का
प्रशासनिक विभाजन किया, गढ़वाल का प्रशासनिक विभाजन किया, गढ़वाल का प्रशासनिक विभाजन किया। अजय पाल ने सर्वप्रथम गढ़वाल का प्रशासनिक विभाजन किया। ठीक है, अजय पाल पंवार वंश का प्रथम राजा है जिसने गढ़वाल का प्रशासन बदला, उसका विभाजन किया। और अजय पाल का जो प्रशासन है वो देखो भाई, यहां पे सबसे ऊपर था गढ़, गढ़ के नीचे था कोट, कोट के नीचे बुंगा, बुंगा के नीचे थुंगा, और थुंगा के नीचे सबसे नीचे था मोड़ा, मोड़ा। सिर्फ अजय पाल का प्रशासन है ये। ठीक है, ये गढ़वाली शब्द है। अजय पाल क्या था, गढ़वाल का था ना, तो गढ़वाली शब्द ये। सबसे ऊंचे सबसे ऊपर अजय पाल का जो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई अगर आपसे पूछे सिर्फ अजय पाल का, बाकी पंवार वंश का प्रशासन अलग है, सिर्फ अजय पाल के बारे में पूछे तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, बाकी प्रशासन फिर आगे पृथ्वीपति पाल, पृथ्वीपति शाह और फतेह शाह चेंज करेगा प्रशासन। सिर्फ अजय पाल का प्रशासन बोल रहा हूं मैं। अजय पाल के प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई अगर आपसे पूछे अजय पाल के प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई बताओ तो क्या थी, गढ़। अजय पाल के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, अजय पाल के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई अगर पूछे आपसे तो क्या थी, मोड़ा। मोड़ा सबसे, जैसे आज है ना वर्तमान में सबसे छोटी क्या है, गांव, गांव। लेकिन अजय पाल के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मोड़ा थी और सबसे बड़ी इकाई गढ़, गढ़ यानी कि पूरा देश। ठीक है, तो ये था अजय पाल का प्रशासन। सिर्फ अजय पाल का पूछेगा तो आंसर ये है भाई। ठीक है, और बाकी गढ़वाल का प्रशासन मैं आगे बताऊंगा आपको बाकी। ठीक है, चलो ये लिख दिया ना, नहीं लिखा, ये बना दिया, ऐसे ही बनाना था। सबसे बड़ी इकाई इसके आगे लिखनी थी, सबसे छोटी इकाई मोड़ा, सबसे बड़ी इकाई गढ़ है। बताओ, ये ऐसे ही बनाना है आपको। और फिर जो नीचे वाला था वहां पर लिखना था सबसे छोटी इकाई और ये सबसे बड़ी इकाई। ठीक है, बाकी बीच वाले भी ध्यान रखना है, कोट, बुंगा, थुंगा। चलो अगला देखो, अगला पॉइंट लिखना अजय पाल के कार्य में। चलो अजय पाल के कार्य में अगला पॉइंट लिखो, माप तोल का एकीकरण, माप तोल का एकीकरण, माप तोल का एकीकरण। ठीक है, अजय पाल ने लिखना माप तोल का एकीकरण। अजय पाल ने, अजय पाल ने, अजय पाल ने धूली पाथा या सरकारी पाथा का निर्माण किया। धूली पाथा, धूली पाथा या सरकारी पाथा का निर्माण किया, सरकारी पाथा बनाया, सरकारी पाथा बनाया। ठीक है, तो माप तोल का एकीकरण करने वाला भी कौन है, अजय पाल। क्या बनाया इसने, धूली पाथा। ठीक है, और या फिर सरकारी पाथा। ठीक, अब यहां पे समझो कि अजय पाल ने क्यों बनाया भाई धूली पाथा, सरकारी पाथा। देखो पाथा कितने का होता है भाई, पाथा 2 kg का होता है ना पाथा। ठीक है, 2 kg का होता है पाथा। देखो क्या हो रहा था अजय पाल के शासनकाल में, जब लोग सामान दे रहे थे, जो सामान बेचने वाले हैं, जब वो सामान दे रहे थे, ठीक है, सामान बेच रहे थे, तो वो देखो ऐसा कर रखा था लोगों ने कि 2-2 पाथे बना रखे थे, 2-2 पाथे, एक 1 kg का, ठीक है, और एक आपका मान लीजिए 1.5 kg का लगा लो। ठीक है, 1.5 kg का या 2 kg का लगा लो। ठीक है, 2 kg का 2-2 पाथे बना रखे थे। कोई दुकानदार होगा ना, एग्जाम्पल तौर पे समझा रहा हूं मैं, कोई दुकानदार होगा उसने बना रखे थे 2 पाथे। जब सामान लेता था, जब सामान लेता था वो, कोई उसे बेच रहा है सामान, तो क्या करता था वो 2 किलो के पाथे का यूज करता था। भाई सामान तो 2 किलो के इससे ले रहा है, और जब वो दुकानदार उस सामान को बेचता था, मान लीजिए गेहूं अगर बेच रहा है किसी को, तो 1 किलो का पाथा यूज करता था और लोगों को बोल देता था कि ये 2 किलो का है। ठीक है, यानी कि वो जोल मोल कर रहा था पाथों में, सामान कम दे रहा था, ले ज्यादा रहा था, तो ये जोल मोल हो रहा था। तो जब ये बात अजय पाल को पता चलती है तो अजय पाल ने सीधे कहा कि जहां पर भी मुझे ऐसी कहीं घटना घटती दिखती है कि जहां पर भी कोई जोल मोल कर रहा है, तो उसका जो मापन होगा वो इस पाथे से होगा, धूली पाथा या सरकारी पाथा। जो भी पकड़ा जाएगा ऐसे काम करते हुए, उसका मापन फिर किससे होगा, धूली पाथा से, या फिर उसे क्या बोला गया, सरकारी पाथा। ये तो 2 किलो का हुआ। ठीक है, तो इसलिए अजय पाल ने ये धूली पाथा या सरकारी पाथा बनाया, जिसे अजय पाल का धार्मिक पाथा भी बोलते हैं। धार्मिक, धर्म का काम कर रहा है ना ये भाई, कोई गलत काम कर रहा है तो उसे धर्म का काम कौन कर रहा है, फिर अजय पाल। तो इसलिए अजय पाल का इसे क्या बोला गया है, धार्मिक पाथा। ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगला पॉइंट लिखना, अजय पाल ने सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की। अजय पाल ने सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की, ध्यान रखना भाई ये पॉइंट। अजय पाल ने सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की। सरोला ब्राह्मण,
सरोला ब्राह्मण। देखो सरोला एक अलग से पंडित होते थे, ठीक है, जो क्या करते थे, अजयपाल राजा को या पूरे क्या बोलते हैं सैनिकों को खाना बनाते थे, चावल बनाते थे। सरोला ब्राह्मण के अलावा कोई भी चावल नहीं बना सकता है। तो ध्यान रखना कि सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति कौन करेगा, अजयपाल। और अगर बाद में फिर एक राजा आएगा आपका महिपति शाह, वो सरोला ब्राह्मणों की पुनः स्थापना करेगा, वो मैं वहां पे बताऊंगा आपको। सरोला ब्राह्मणों की कहानी अलग आएगी, तो आगे जाके मैं बताऊंगा आपको जब आपका महिपति शाह आएगा। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति कौन करता है, अजयपाल। चलो अगला पॉइंट, अगला कार्य लिखना, गढ़वाल राज्य में प्रथम भूमि बंदोबस्त। गढ़वाल राज्य में प्रथम भूमि बंदोबस्त अजयपाल के द्वारा किया गया। गढ़वाल राज्य में प्रथम भूमि बंदोबस्त अजयपाल के द्वारा किया गया, अजयपाल के द्वारा किया गया, ठीक है। पहला भूमि बंदोबस्त अगर पूछे कौन था, वो गढ़वाल का राजा, पंवार वंश का राजा अजयपाल, ठीक है। चलो अगला कार्य लिखो, सैनिकों को नगद वेतन के स्थान पर, सैनिकों को नगद वेतन के स्थान पर अजयपाल ने, नगद वेतन के स्थान पर अजयपाल ने यथेष्ट भूमि देने की प्रथा चलाई, यथेष्ट भूमि देने की प्रथा चलाई। अजयपाल ने क्या किया कि सैनिकों को नगद वेतन के स्थान पर भूमि देना प्रारंभ किया। कौन सी भूमि दान देते थे सैनिकों को, यथेष्ट भूमि। पंवार वंश में कौन सी भूमि दान दी जाती थी सैनिकों को, यथेष्ट भूमि, ठीक है। चलो ध्यान रखना, अगला कार्य लिखना, अजयपाल ने सीमावर्ती क्षेत्रों में फौजी टुकड़ियां, लास्ट कार्य ये, ठीक है, बाकी कल करेंगे हम। फौजी टुकड़ियां या फौजी टुकड़ियों के साथ लिखना, फौजी टुकड़ियों के साथ छावनियां, जिसे क्या बोलते हैं, चौकियां, चौकी भी बोल सकते हैं आप। छावनियों का निर्माण किया। सीमावर्ती क्षेत्रों में फौजी टुकड़ियों की स्थापित करने के साथ अजयपाल ने छावनियां बनाई या छावनियों का निर्माण किया, ठीक है। चलो देखो कैसे बनाई हुई इन्होंने छावनियां। मान लीजिए गढ़वाल है, गढ़वाल की सीमाएं बना लेना आप लोग भी थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। गढ़वाल की सीमा है ये। अब गढ़वाल की सीमा में जो दक्षिणी क्षेत्र है भाई, ये वाला क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र देखो, सीमावर्ती क्षेत्र कौन से है, या फिर ये उत्तर वाला क्षेत्र है जहां से चीन तिब्बत की सीमा लगी है। अगर कोई आक्रमण करेगा तो ऊपर से कर सकता है, या फिर इधर से कर सकता है आक्रमण, कुमाऊं वाले क्षेत्र, कुमाऊं वाली सीमा है ये, ठीक है। या फिर दक्षिण से आक्रमण कर सकता है अगर कोई बाहर से आक्रमण करेगा। तो अजयपाल ने सबसे पहले क्या किया, जो सीमावर्ती क्षेत्र था वहां पर क्या बनाई, चौकियां यानी कि छावनियां, सैनिकों को रखना प्रारंभ कर दिया। जैसे एक चौकी यहाँ पे बना दी, एक चौकी यहाँ पे बना दी, एक चौकी यहाँ पे बना दी। इससे क्या होगा, यहाँ पर सैनिक रहेंगे दक्षिण में तो निगरानी करेंगे। निगरानी यानी कि अगर कोई नीचे से आक्रमण कर रहा है तो ये जल्दी से राजा के पास पहुंचा देगा श्रीनगर बात कि भाई आक्रमण हो गया, तो राजा क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। फायदा हो गया ना इससे राजा को। अगर ये चौकियां नहीं बनाता अजयपाल तो डायरेक्ट आक्रमण कर देते श्रीनगर पर, राजा को पता ही नहीं चलता फिर। इसलिए चौकियां बनाई। कहां कहां चौकियां बनाई तो भी ध्यान रखना। एक बनाई गुजड़ूगढ़, ठीक है, गुजड़ूगढ़ की चौकी। एक बनाई आपकी मेहरगढ़, और एक बनाई आपकी लंगूरगढ़। तो लंगूरगढ़ की चौकी, मेहरगढ़ की चौकी और गुजड़ूगढ़ की चौकी। और तीनों गढ़ कहां पर पड़ते थे, पौड़ी में, ठीक है। और यही लंगूरगढ़ वो गढ़ होता है, यही लंगूरगढ़ की चौकी या लंगूरगढ़ वो गढ़ होता है जिधर से गोरखा लोग आक्रमण करते हैं 1791 में। अगर ये चौकी नहीं होती ना यहाँ पर तो गोरखा जीत जाते। फिर उन्होंने इधर से आक्रमण किया लंगूरगढ़ से, लंगूरगढ़ का युद्ध बोलते हैं। लंगूरगढ़ की संधि वो बाद में होगा। तो ये चौकियां कौन बनाता है भाई, पहले अजयपाल, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको। गुजड़ूगढ़ जिसे गढ़वाल का बारदोली भी कहते हैं, बाद में नाम पड़ता है गढ़वाल का बारदोली। किस गढ़ को बोलते हैं, गुजड़ूगढ़ को, ठीक है। तो आज जितना हमने पढ़ा बाकी इसको मैं कल समाप्त कर दूंगा। अजयपाल के बारे में ज्यादा नहीं है, 2-4 पॉइंट ही बचे हैं, बाकी हम फिर आगे और राजा भी पढ़ेंगे कल ही, ठीक है। चलो।